नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस IQ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चल रहा था चौहान राजवंश। चौहान राजवंश की मैं उत्पत्ति के बारे में आपको बता चुका हूं। थोड़ा सा रिवीजन अब आज कर लेते हैं। मैंने चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था कि पहला बताया था अग्निकुंड का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फायर अल्टर। उसमें बताया कि चंद्रप्रदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ अबो पर्वत पर यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ से वो 4 शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न करते हैं, पटियाल, परमार, चालुक्य और चौहान। याद रखना, चालुक्य को चौहान भी कहा जाता है। कालांतर में इन्हीं के नाम पर 4 जातियां भी उत्पन्न हो चुकी है। उसके बाद मैंने आपको ब्राह्मण मत बताया था। ब्राह्मण मत में आपको बताया कि बिजोरिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। न्यामत खां, जिन्हें कवि जान के नाम से जाना जाता है, उनकी पुस्तक है कायम रासो। उसमें भी चौहानों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। दशरथ शर्मा भी अपनी पुस्तक में चौहानों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। और बताया मैंने विदेशी मत। तो विदेशी मत में मैंने बात की थी कर्नल जेम्स टॉड स्मिथ और विलियम क्रूक की। तो कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को शक व सित्यन जाति से बताया है। उसके बाद मैंने बात की थी चंद्रवंशी। चंद्रवंशी कहाँ बताया गया? तो आंची अभिलेख में और अश्लेषर अभिलेख में। उसके बाद सूर्यवंशी बताया था। सूर्यवंशी आपको अमीर महाकाव्य हमीर रासो में बताया था। और विगड़ा चतुर्थ का जो अभिलेख मिला है उसमें भी उन्हें क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। अब मैं आगे बात करता हूं। हमने चौहानों की उत्पत्ति तो जान ली, अब पढ़ेंगे चौहानों का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो मैं स्टार्ट करता हूं चौहानों की उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल, इनका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? आंध्र प्रदेश सीकर। आंध्र प्रदेश सीकर, सीकर के आसपास का क्षेत्र पहले क्या कहलाता था? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश सीकर से लेकर पुष्कर अजमेर तक, पुष्कर अजमेर तक चौहानों का क्या था? उत्पत्ति स्थल था या इनका साम्राज्य था। इसमें भी कोई एग्जैक्ट जगह है? हाँ, इसमें भी एक एग्जैक्ट जगह है। इनका मूल स्थान है स्पादलक्स। स्पादलक्स का अर्थ होता है 1.25 लाख। क्या अर्थ होता है? 1.25 लाख या 1.25 लाख। या तो 1.25 लाख स्पादलक्स, या तो इनके पास 1.25 लाख जमीन रही होगी, या 1.25 लाख गांवों पर अधिकार रहा होगा, या 1.25 लाख इनके पास सेना है वो रही होगी। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? स्पादलक। सांबर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? स्पादलक्स कहलाता था। इन स्पादलक्स ने यानी चौहानों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर, जिसे क्या कहा जाता है वर्तमान में? नागौर। क्या कहा जाता है? नागौर। और दूसरी राजधानी बनाई थी सांबर को। सांबर या शाकंभरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकंभरी भी कहा जाता है। इनकी यह पहली राजधानी थी। दूसरी राजधानी ये थी, और तीसरी राजधानी अजयराज के समय अजमेर बन जाएगी। एक इतिहासकार है रामकरण अशोपा। रामकरण अशोपा कहते हैं कि सांबर के चारों ओर यानी सांबर के चारों ओर रहने के कारण यह क्या कहलाई? ये चौहान कहलाई। चौहान कहलाई। याद रखना, रामकरण अशोपा ने चौहानों को क्या बताया कि सांबर के चारों ओर या सांबर के चारों ओर रहने के कारण ये क्या कहलाए हैं? ये चौहान कहलाए हैं। सांबर को शाकंभरी भी कहा जाता है। इसी कारण इन चौहानों को समरी राज या समरीश्वर की उपाधि भी प्रदान है। समरी राज या समरीश्वर की उपाधि भी क्या है? प्रदान है। तो उत्पत्ति स्थल में आंध्र प्रदेश सीकर से लेकर पुष्कर अजमेर तक। कोई एक जगह पूछे तो स्पादलक्स का अर्थ होता है 1.25 लाख या 1.25 लाख। स्पादलक्स सांबर के चारों ओर या सांबर झील के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? स्पादलक्स। इन्हीं चौहानों की राजधानी पहले सांबर के पहले क्या थी? अहि छत्रपुर, दूसरी सांबर। सांबर को शाकंभरी भी कहा जाता है। शाकंभरी कहने के कारण इनकी उपाधियां हैं समरी राज और समरीश्वर। और रामकरण अशोपा ने क्या कहा है? चौहान कहा है। रामकरण अशोपा ने कहा है कि सांबर के चारों ओर रहने के कारण इन्हें क्या कहा है? चौहान। तो रामकरण अशोपा का नाम याद रखना, रामकरण अशोपा का।
आंध्र प्रदेश सीकर से लेकर पुष्कर अजमेर तक। संपादक इसका होता है 1,00,000 या 1,00,000 पहली राजधानी अहि क्षेत्र पर, फिर समय समरी या चौहान, और क्या क्या गए सकमरी के कारण इन्हें उपाधियां है समरी राज या समरीश्वर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करता हूं एक अभिलेख की। अब मैं एक बात करता हूं एक अभिलेख की जिसका नाम है बिजोलिया अभिलेख। क्या नाम है? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख कब का है ये? यह है 1170 ईस्वी का। 1170 ईस्वी का। किसके समय का? तो सोमेश्वर के समय का। सोमेश्वर कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताश्री कौन है? सोमेश्वर, इनके समय का है बिजोलिया अभिलेख, पार्श्वनाथ की मंदिर की दीवार के पास। इस बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। क्या बताया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इसमें एक संस्कृत में एक लाइन लिखी है कि विप्र श्री वत्स गोत्रे भूते। विप्र श्री वत्स गोत्रे भूते, इसमें एक लाइन लिखी। इसी आधार पर उन्होंने क्या बताया कि ये चौहान है जो ये क्या है? ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे गुणभद्र। गुणभद्र। और इसको उत्कीर्ण या इसको खोदा किसने दीवार पर? तो उसका नाम है गोविंद। क्या नाम है? गोविंद को उसने खोदा था। और बिजोलिया अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है? बिजोलिया अभिलेख में विजयराज चतुर्थ है उसकी दिल्ली विजय की जानकारी मिलती है। विजयराज चतुर्थ की दिल्ली विजय की जानकारी, दिल्ली विजय की जानकारी इसमें मिलती है। सोमेश्वर ने जो मंदिरों के लिए जो भूमि दान की थी उन्हें क्या कहा जाता था? इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया डोली। डोहरी। डोली क्या होती है? मंदिर के लिए दी जाने वाली भूमि, मंदिर को दान दी जाने वाली भूमि, मंदिर को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? डोली कहलाती थी। और इसमें क्या जानकारी है? इसमें प्राचीन नगरों की जानकारी है। प्राचीन नगरों के नाम, प्राचीन नगरों के नाम, जैसे नागौर को क्या कहा गया है? अहि छत्रपुर। जालौर को कहा गया है जवालीपुर। जवालीपुर। ऊपरमाल का नाम उत्तमाद्री मिलता है। भीनमाल का नाम श्रीमाल मिलता है। और इस बिजोलिया का नाम मिलता है विज्ञावली। तो कई जगह यह भी लिखा है कि बिजोलिया को विज्ञावली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और क्या जानकारी मिलती है इस बिजोलिया अभिलेख से? प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं, वो हमको बता चुके हैं। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इस बिजोलिया अभिलेख में वासुदेव जो चौहान वंश का फाउंडर या संस्थापक है उसने बताया कि सांबर झील का निर्माता बताया है। सांबर झील का निर्माता किसे बताया गया है? वासुदेव को। वासुदेव को बताया गया। तो क्या बताया गया है? बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का, सोमेश्वर के समय का। चौहानों को इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके रचयिता है गुणभद्र और उत्कीर्ण किया था गोविंद। विजयराज चतुर्थ की दिल्ली विजय की जानकारी बिजोलिया अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। डोली किसे कहते हैं? मंदिर को दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? डोली कहते हैं। प्राचीन नगरों के इसमें नाम मिलते हैं, जैसे नागौर का अहि छत्रपुर, जालौर का जवालीपुर, ऊपरमाल का उत्तमाद्री, भीनमाल का श्रीमाल और बिजोलिया का नाम विज्ञावली। इस अभिलेख के पास एक अभिलेख और है, बड़ी अच्छी जानकारी है वो, जिसका नाम है उत्तम शिखर पुराण। जैनों की ये किताब है। उस किताब को एक पत्थर पर खोदा गया है। ये किताब किसकी है? तो ये किताब है सिद्ध सेन सूरी की।
तो उत्तम शिखर पुराण किसकी है? तो सिद्ध सेन सूरी की एक पुस्तक है जिसे बिजोली अभिलेख के पास ही एक दीवार पर खोदा गया है। तो बिजोली अभिलेख 1117 ईस्वी सोमेश्वर के समय का, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। विजयराज चतुर्थ की दिल्ली विजय की जानकारी इस अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। रचिता गुणभद्र, लेखक गोविंद है इसके। डोली, मंदिर को दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? डोली कहते हैं। प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि प्राचीन नगरों के नाम की जानकारी हमें किस अभिलेख या शिलालेख से प्राप्त होती है, वो कौन सा है? बिजोलिया अभिलेख। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। यह भी याद रखना कि उत्तम शिखर पुराण किसके द्वारा रचित है? तो सिद्ध सेन सूरी के द्वारा रचित है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैंने बात कर ली चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित मत, जैसे अग्निकुंड, ब्राह्मण, विदेशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी। उसके बाद उत्पत्ति स्थल आंध्र प्रदेश, सिक्कर से लेकर पुष्कर तक पढ़ लिया। पालदक्ष उसके बारे में पढ़ लिया। और बिजोलिया अभिलेख के बारे में मैं पूरी तरह आपको जानकारी प्राप्त कर चुका हूं। अब मैं बात करता हूं इनके राजवंश की, यानी इनके राजा महाराजाओं की। तो पहला राजवंश है, राजा है वासुदेव। क्या नाम है? वासुदेव। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक है, यानी फाउंडर। चौहान वंश का फाउंडर या चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। किसकी स्थापना की थी? चौहान वंश की नींव कब डाली थी? तो 551 ईस्वी। कब? 551 ईस्वी में। वासुदेव किसका पर्यवेक्षक? तो भगवान श्री कृष्ण का। तो याद रखना, हम कृष्ण को 551 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो 551 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखना, सांबर के चौहानों की। ये जानकारी जो हमें प्राप्त होती है कि चौहानों की उत्पत्ति का, चौहानों के जो संस्थापक है वो वासुदेव है 551 ईस्वी में। तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कोई ना कोई तो स्रोत होगा। इसका स्रोत है, राइटर है राजशेखर। राजशेखर की एक पुस्तक है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश, इससे हमें जानकारी मिलती है कि सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है, चौहान वंश की नींव किसने डाली? तो वासुदेव चौहान 551 ईस्वी। इसके बाद अगला शासक है गुहक प्रथम। क्या नाम है? गुहक प्रथम। गुहक प्रथम। चौहान पहले गुर्जर प्रत्यारों के अधीन थे। किसके अधीन थी? गुर्जर प्रत्यारों के अधीन। जब गुहक प्रथम चौहान वंश का राजा था, उस समय गुर्जर प्रत्यारों के राजा थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कहा था कि अगर मेरी सेना में कोई वीर है तो वो चौहानों से आने वाला राजा गुहक प्रथम है। यानी वीर की उपाधि गुहक को किसने दी थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने दी थी। गुर्जर प्रत्यारों के अधीन थे। अगर युद्ध में भाग लेना होता तो गुर्जर प्रत्यारी ने कहते, यानी नागभट्ट द्वितीय गुहक को कहते, ये भाग लेते, यानी गुर्जर प्रत्यारों के अधीन थे। लेकिन गुहक प्रथम ने क्या किया? गुर्जर प्रत्यारों के अधीन रहने से मना कर दिया और प्रथम स्वतंत्र राज्य बन गया। प्रथम स्वतंत्र चौहान। वासुदेव के समय गुर्जर प्रत्यारों के अधीन थे। संस्थापक फाउंडर तो वासुदेव चौहान है, लेकिन पूछ ले कि प्रथम स्वतंत्र चौहान कौन सा है चौहान वंश का? तो वो है गुहक प्रथम। इसकी एक उपाधि मिलती है हर्ष राय। हर्ष राय, इसने हर्ष मंदिर का निर्माण कराया। सीकर में जो रेरासा में है, हर्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुहक प्रथम। यह मंदिर कहां है? रेवासा सीकर में। सीकर। या हर्ष को क्या कहा जाता है? चौहानों के कुल देवता। चौहानों के कुल देवता। चौहानों के कुल देवता कौन है? तो हर्ष। तो वासुदेव संस्थापक, चौहान वंश का फाउंडर, और 551 ईस्वी में स्थापना की। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से। उसके बाद अगला शासक है गुहक प्रथम। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रत्यार राजा थे इनके समय। इन्होंने वीर की उपाधि दी। प्रथम स्वतंत्र चौहान, यानी गुर्जर प्रत्यार की अधीनता इसने स्वीकार करनी छोड़ दी। हर्ष राय की इसे उपाधि प्राप्त है। हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे चौहानों की क्या कहा जाता है? कुल देवता कहा जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों।
अब अगले राजा है चंदन राज। वासुदेव पढ़ लिया, गुहक प्रथम पढ़ लिया। अब अगले राजा है चंदन राज। चंदन राज, चंदन राज की वैसे कोई बात नहीं, लेकिन चंदन राज की पत्नी का नाम था आत्म प्रभा। आत्म प्रभा भगवान शिव की बहुत बड़ी भगत थी, इसी कारण इन्हें रुद्राणी भी कहा जाता है। आत्म प्रभा रुद्राणी। योग कला में ये निपुण थी। योग कला में क्या है? निपुण थी। ये रोजाना पुष्कर में भगवान शिव के सामने 1000 दीपक जलाती थी। पुष्कर में रोजाना 1000 दीपक जलाती थी। तो भगवान शिव के सामने ये रोजाना 1000 दीपक जलाती थी पुष्कर में। आपको पहले बता चुका हूं कि आंध्र प्रदेश सीकर से लेकर पुष्कर तक इनका साम्राज्य था। तो इस बात से साबित भी होता है कि चंदन राज के समय आत्म प्रभा रुद्राणी है वो पुष्कर में रोजाना भगवान शिव के सामने क्या करती थी? 1000 दीपक जलाती थी। और कुछ बात नहीं है, योग कला में आत्म प्रभा रुद्राणी क्या थी? निपुण थी। अगले राजा है वाकपति राज। अगले राजा कौन है? वाकपति राज। कहा जाता है कि वाकपति राज 108 युद्ध जीते थे। आपको पूछ ले कि चौहान वंश का ऐसा राजा जिसके बारे में माना जाता है कि जिसने 108 युद्ध जीते थे, तो वो कौन है? वाकपति राज। वाकपति राज का एक पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण या लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। इस लक्ष्मण सिंह ने 940 ईस्वी या 940 या 50 ईस्वी के लमसम नाडोल में एक चौहान वंश की ब्रांच खोली थी, चौहान शाखा खोली थी। नाडोल का संस्थापक या नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो लक्ष्मण। ना याद कर लेना कि ना किसने काटी? लक्ष्मण ने। तो नाडोल की स्थापना किसने की? चौहान वंश की 940 ईस्वी में, तो लक्ष्मण ने। किसने की? लक्ष्मण ने। किसने की? लक्ष्मण ने। एक राजा इसके बाद और है गोविंद राज तृतीय। गोविंद राज तृतीय। गोविंद राज को पृथ्वीराज विजय में वेरीघट कहा गया है। वेरीघट किसमें कहा गया है? तो पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज विजय के रचिता है जय, लास्ट में आता है तो जय से जयनट। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयनट। वेरीघट का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। एक इतिहासकार है फरिश्ता। फरिश्ता फरिश्ता ने कहा है कि इसने गजनी के राजा को मारवाड़ से आगे जाने से रोका है, या गजनी के राजा को मारवाड़ से आगे जाने से रोका है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चौहानों का जो साम्राज्य था वो कभी ना कभी मारवाड़ तक जरूर रहा होगा। इसीलिए फरिश्ता ने कहा है कि गोविंदराज तृतीय एक ऐसा राजा था जिसने गजनी के राजा को मारवाड़ से आगे जाने से क्या है? रोका था। तो चंदन राज, आत्म प्रभा रुद्राणी, वाकपति राज 108 युद्ध जीते। उसके पुत्र लक्ष्मण सिंह ने 940 ईस्वी में नाडोल की क्या की? स्थापना की। नाडोल शाखा जो चौहान है उनकी ब्रांच की नींव डाली। गोविंदराज जिन्हें पृथ्वीराज विजय जो जनक के द्वारा जीता है, इसमें वेरीघट कहा गया, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। और फरिश्ता एक इतिहासकार है। फरिश्ता ने कहा है कि ये गजनी के राजा को मारवाड़ से आगे जाने से रोका है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब राजा जो थे वासुदेव, घुवक, चंदन राज, वाकपति राज, गोविंद, जो राजा थे उनके बारे में कम बातें थी। लेकिन अब जो राजा आएंगे उनके बारे में विस्तृत हमें पढ़ना पड़ेगा। अजय राज, कहीं अजय पाल भी लिखा है, लेकिन अजय राज, इनका शासनकाल था 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक इनका शासन था। अजय राज, ऐसे अजय ऐसे अजमेर, अजमेर बसाया था।
कब? 1183 में, और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अजमेर दुर्ग का भी इसने निर्माण करवाया था। प्रथम चौहान शासक जिसने चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए थे। चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर अजराज की पत्नी का नाम मिलता है, जिसका नाम था सोमलवती या सोमल देवी। या चांदी व तांबे के सिक्के थे, उस पर अजराज की पत्नी सोमलवती या सोमल देवी का नाम मिलता है। अजराज के समय एक शास्त्रार्थ हुआ था, डिबेट। शास्त्रार्थ यानी डिबेट। श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर, उनके बीच शास्त्रार्थ हुआ था। उसकी अध्यक्षता की थी अजराज ने। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अजराज कितना बड़ा विद्वान था। तो श्वेतांबर व दिगंबर के बीच हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की किसने की? तो अजयराज ने की। अजयराज अब राज से अपने राजा जो वंश चला रहे हैं उससे उनका मन भर चुका था। इसने अपने बेटे अन्नाजी या अनुराज को बुलाया और कहा कि मैं पुष्कर में तपस्या करने जा रहा हूं, आज के बाद तू ही मेरा राज कार्य संभालेगा। जैसे ही अजयराज की मृत्यु हुई उसके बाद अगला शासक बन गया अन्नाजी या अनुराज। तो इसका आप स्क्रीनशॉट दे लें दोस्तों। अब अगले राजा है अर्णोराज। 1133 से लेकर 55 तक इनका शासनकाल है अर्णोराज का। अगले राजा है अर्णोराज या अन्नाजी। इनका शासनकाल है 1133 से लेकर 55 तक। 1133 से लेकर 55 तक। अर्णोराज के समय बार बार तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, जनता बड़ी परेशान थी। उन तुर्कों का नरसंहार कर दिया या संहार कर दिया किसने? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने एक झील का निर्माण कराया जिस झील का नाम है ऐसे अन्नाजी और ऐसे अन्ना सागर। तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। कब? 1137 ईस्वी के लमसम। चंद्रा नदी का पानी लाकर, चंद्रा नदी का पानी रोक कर जलाकर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था किसने? अर्णोराज। अर्णोराज ने एक वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह भगवान विष्णु का अवतार है, वह भगवान विष्णु का अवतार। तो कहां करवाया? तो पुष्कर में। कहां करवाया? तो पुष्कर में। इस वराह की मूर्ति जहांगीर ने पानी में फेंकवा दी। जहांगीर के काम जो जहांगीर ने पानी में फेंकवा दी। जहांगीर ने पानी में फेंकवा दी थी। इसी जहांगीर ने एक बाग का निर्माण करवाया, शाही बाग या दौलत बाग, जिसे वर्तमान में कहा जाता है सुभाष बाग। इसका निर्माण कराया और इसी बाग में नूरजहां की मम्मी और जहांगीर की सासू मां अस्मत बेगम इस बाग में जाकर कुछ गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ती है और एक इत्र का आविष्कार करती है। भारत में क्या चल रहा है? भारत में फोक चल रहा है, यानी इसी इत्र या फोक का निर्माण किसने कराया था? तो अस्मत बेगम ने। तो इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम। किसने किया था? अस्मत बेगम ने। तो अन्ना सागर झील का निर्माण 1137, चंद्रा नदी, वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में करवाया। रीट पात्रता परीक्षा में यह क्वेश्चन आया था कि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और उसमें दे रखा था अर्णोराज। तो उसका उत्तर होगा अर्णोराज। जहांगीर ने शाही बाग, दौलत बाग और सुभाष बाग का निर्माण कराया। इसी सुभाष बाग या दौलत बाग में नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। किसका? इत्र का आविष्कार किया था।
और बात करूं मैं तो मालवा के नरवर्मन को हराया था अजयराज ने। मालवा का शासक था नरवर्मन। मालवा के नरवर्मन को हराया। मालवा के नरवर्मन को हराया था। तो इसका आप शकीन छोड़ ले पहले। अब मैं बात करूं अजयराज की और मालवा के नरवर्मन को हराया था। गुजरात में शासक था चालुक्य का। गुजरात में तो चालुक्य राजा थे सिंधराज जयसिंह। चालुक्य राजा थे। अर्णोराज और सिंधराज जयसिंह के मध्य युद्ध होता है। युद्ध में जयसिंह हार जाता है और अर्णोराज से संधि कर लेता है और अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से करता है। तो कांचन देवी गुजरात के चालुक्य वंश के राजा सिंधराज जयसिंह की पुत्री थी कांचन देवी, जिसका विवाह किसके साथ होता है? अर्णोराज के साथ। अगली बार फिर आता है सिंधराज जयसिंह और अपनी बेटी देवल देवी का विवाह भी अर्णोराज के साथ करता है। सिंधराज जयसिंह 2 बार पराजित होता है। इसी सिंधराज चालुक्य वंश में सिंधराज जयसिंह का एक गोद लिया हुआ पुत्र कुमारपाल, क्या नाम है? कुमारपाल। कुमारपाल और सिंधराज जयसिंह के बीच कुछ अनबन हो जाती है। अनबन होने के बाद से सिंधराज जयसिंह को कुमारपाल हरा देता है और गुजरात पर या चालुक्य वंश का राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद यह अजमेर पर आक्रमण करता है। अजमेर को पूरी तरह घेर लेता है। अर्णोराज कुमारपाल के साथ संधि करता है और अर्णोराज अपनी पुत्री जादन देवी का विवाह कुमारपाल से कर देता है। जादन देवी का विवाह किसके साथ करता है? तो कुमारपाल के साथ। हम कुमारपाल के बारे में मेवाड़ पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। इसी कुमारपाल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम चेंज कर दिया था जो राजा भोज ने बनवाया था। इसके बारे में हम मेवाड़ में और पढ़ेंगे। तो अर्णोराज मालवा के नरवर्मन को हराया था। अर्णोराज के बेटे का नाम था जगदेव। क्या नाम था? जगदेव। इस जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। इस जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। पितृहंता, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? यानी पिता को मारने वाला, तो जगदेव को कहा जाता है। जगदेव अर्णोराज की जगह ले लेता है, गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन सामंत नाराज होते हैं और जगदेव को हटाकर विजयराज को नया राजा बना देते हैं। तो हमने पढ़ा अर्णोराज के बारे में 1133 से लेकर 55 तक। मालवा के नरवर्मन को हराया, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, चंद्रा नदी का पानी लाकर वराह मंदिर का निर्माण कराया। पुष्कर में वराह की मूर्ति जहांगीर ने पानी में फिंकवा दी थी। उससे पहले अजयराज पढ़ा। अजयराज चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए थे सोमलवती के नाम से। अजमेर शहर बसाया, अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। एक डिबेट हुआ था, एक साथ हुआ था दिगंबर और श्वेतांबर के बीच, उसकी भी अध्यक्षता की थी किसने? अजयराज ने। तो ये था चौहान वंश, जिसके बारे में हम अर्णोराज तक पढ़ चुके हैं। अब विजयराज, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के बारे में हम और भी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।